मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है कि नहीं साहब, ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा एक पूरी पीढ़ी को आप तबाह कर रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि विजय वर्गीय गार्ड बनने लायक, दूसरे ये कि उन्होंने मुझे बनाया वो मुझे मना कर दे, मैं फौरन छोड़ दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती है, उसका कारण है सरकार के जो दोस्त हैं। मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहाँ से मेघालय से, वहाँ उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब, ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीज़ें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हम। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। भर दिया। हाँ, तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा। पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं चलूँगा जेल आपके साथ। अब ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया? हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है? अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है, इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं, हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। अब जो आपके काम की बात है वो बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास ना तो वो सड़ी हुई हवेलियाँ हैं कि जिन पे हम कर्जा लेके होटल बना लेंगे, ना हमारे पास महल हैं, ना हमारे पास रुपया है, हम तो छोटी छोटी ज़मीनों के मालिक हैं, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही तरीका है एम्पावर होने का, ताकत हासिल करने का और आगे बढ़ने का, और वो है तालीम का। दुनिया में जिन कौमों ने तालीम की तरफ ध्यान दिया वही तरक्की की है। एक घटना मुझे इंग्लैंड की याद आती है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, बजट पेश हो रहा था, बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन एजुकेशन में कोई कटौती नहीं हुई। खड़े हो गए विपक्ष के लोग, उन्होंने कहा साहब इसमें कटौती क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। क्या बात है? यही नहीं, अभी और सुनिए। सर, अग्निपथ योजना के बारे में आपको पता है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? आपका पहला रिएक्शन? देखिए, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण काम हुआ है और इसका बहुत रिएक्शन, जितना दिखता है उससे ज़्यादा रिएक्शन है। तो ये बहुत ही नॉट ए वेल थॉट आउट स्कीम, ये बहुत ख़राब तरीके से सोच के किया गया है, और ये बेसिकली ये शो करता है कि देहात में और केंद्र सरकार में कितना फासला हो गया है। ये जो देहात के हित हैं वो इनके हाथ से ठीक नहीं हो रहे हैं। हालांकि मुझे चार्ज करेंगे, मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ चूंकि मैं देहात से हूँ, और इसमें तो अब ना इन बच्चों की शादियां होंगी, ना इन बच्चों को और कहीं रोजगार मिलेगा। एक पूरी पीढ़ी को आप तबाह कर रहे हैं। बीजेपी एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो युवा वहां से आएंगे उन्हें हम बीजेपी के दफ्तरों में गार्ड की नौकरी
को लेकर प्राथमिकता देंगे, ऐसे बयान भी आ रहे हैं। ये बहुत अपमानजनक बात कही है और उनको विजय वर्गीय को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फैक्ट तो ये है कि विजय वर्गीय गार्ड बनने लायक, वो लोकतंत्र की वजह से एमपी हैं, लेकिन वो आप उनके बारे में मालूमात कर लें, वो हैं इस लायक के वो गार्ड बने। और ये बच्चों का अपमान है कि 4 साल की नौकरी के बाद आप उसको गार्ड रखेंगे या उसको आप बड़ा भारी लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम गार्ड रखेंगे। और इससे इतना एलियनेशन हो रहा है जो इनको अंदाजा नहीं है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? आपने किसान आंदोलन ने भी बोला है, क्या अपील करना चाहेंगे? करूंगा, सबसे पहले मैं बच्चों से अपील करूंगा कि किसी भी कीमत पे कोई वायलेंस ना करें, सरकारी प्रॉपर्टी का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना करें, लेकिन पूरी एकता और ताकत के साथ संघर्ष करें। और मैं श्योर हूं अगर मिल के लड़के लड़ेंगे तो सरकार को इस पे वापस आना पड़ेगा और आना चाहिए। सब अक्सर आपके बारे में जब हम आपसे बात करते रहते हैं, हम आपके भी शुभचिंतक हैं, तो आप अक्सर जब इंटरव्यू दे देते हैं तो आप पर बड़े जो है सवाल उठाए जाते हैं कि भाई अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार ने आपको गवर्नर बनाया, पहले किसानों पे बोला, अब जवानों पे बोल रहे हैं, आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मेरा ये कहना है, पहली चीज तो ये कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहे किसान आंदोलन बोला हूँ या अब बोल रहा हूँ, ये दोनों चीजें जो मैंने बोली वो सरकार के हक की हैं। सरकार अगर उस पर विचार करेगी तो उसका फायदा होगा। दूसरे ये कि उन्होंने मुझे बनाया, वो मुझे मना कर दे, मैं फौरन छोड़ दूंगा। मैं तो किसी दिन उसको लेके बैठा नहीं हुआ हूँ। मैंने पहले दिन से कहा है कि अगर सरकार मेरी बात से नाराज है और सरकार में जिन्होंने बनाया है वो ये कह दें भाई सतपाल वी आर अनकंफर्टेबल, तुम छोड़ दो, तो एक भी दिन नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं अपने वर्ग इंटरेस्ट को, अपने लोगों के, नौजवानों के, किसानों के सवालों को छोड़ने वाला नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब अच्छा है, सब चंगासी, सब खूब भालो, एवरीथिंग इज फाइन।